Hello, sir. Very good evening to you. Good Welcome evening, to good Nausana evening. Defense Academy's online session, Drill Talks. We have named it as Drill Talks. So, नहीं to honor परफेक्ट the नहीं all uniformed personals who are there and who are serving the nation with all their might, and sir, आपका स्वागत करता हूँ. आपने थैंक यू महत्वपूर्ण समय दिया हमारे ड्रिल टॉक्स सेशन के लिए. एंड सर, काफी खुशी की बात है आपकी जो हम स्टोरी जानते हैं. जिन लोगों को नहीं पता, मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि सर गौरव सर इज अ एल्यूमिनस ऑफ एपीएस धौला कुआं. ही इज अ डिफेंस ब्रैट. डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वो, और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट हैं. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. आफ्टर दैट आई विल टेल यू गाइस, he cleared NDA examinations during 12th class. He cleared CDS examinations. He cleared FCAT examinations. And इनका लक्ष्य मुझे लगता है कुछ और ही था. इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे सिविल साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देश के लिए काम करना है. So he became a civil servant in the coveted Indian civil services. As you can see, now sir is posted in Gwalior. He is doing great work. अभी उनके काफी न्यूज़पेपर में किस्से भी आते हैं, काफी महत्वपूर्ण वो कार्य कर रहे हैं जो कि न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित होता है. So, sir, this is all about you. I welcome you again on this platform. Sir, मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए कुछ अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अपनी जुबानी, अपनी कहानी खुद से दें. थैंक यू माधव. शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या, पूरा तो इंट्रोडक्शन आपने दे ही दिया है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट. एंड स्कूलिंग मेरी पूरी आर्मी स्कूल में हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली. धौला कुआं में स्टडी मतलब फर्स्ट टू 12th तक किया है, लेकिन रेसिडेंस एज यू नो कि आर्मी वालों का रेसिडेंस इधर से उधर चेंज होता रहता है, तो इधर से Yes, उधर sir. चेंज होते रहे. स्टार्टिंग फ्रॉम एनएसजी मानेसर में रहा था, फिर दिल्ली कैंट, देन फाइनली जनकपुरी दिल्ली. उसके बाद हैज यू सेड कि थोड़ा एनडीए का भी दिया. फिर क्योंकि इंजीनियरिंग करनी थी इसलिए एआईट्रिपल का दिया, आईआईटी का दिया. अनफॉर्चुनेटली आईआईटी नहीं क्रैक कर पाया. एआईट्रिपल में ठीक ठाक रैंक आ गई 22,000. सो आई गॉट मतलब एनआईटी नहीं मिला, मैकेनिकल चाह रहा Sir, था, तो yes, yes. so finally I got into AIT, which is also AIT very itself is reputed a and a good. privilege, sir. Yes, Yeah. That I AIT, वही came मैं to कह know रहा था. later on because earlier I was a little bit upset कि NIT नहीं मिला या IIT नहीं मिला, but once I entered AIT तो मुझे लगा कि नहीं यार बढ़िया कॉलेज में हुआ. और हाँ. एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी उसमें काफी एनहेंस हुई मेरी. जो पहले एक शाइनेस था मेरे में, एक डर था कि दूसरों से बात करता था और डर लगता था, बहुत शाई नेचर का था, तो वहां जाके सारा कुछ मतलब कि मैं Yes. I think this is a common trait of पढ़ाकू बच्चों का, कि जो पढ़ते हैं बहुत, वो थोड़ा शाई होते हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है, पढ़ाई में लगा रहता था, बट ऐसा नहीं है जैसे पढ़ाई करता था. यू नो आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन और ऑल्सो Yes, yes, वॉलीबॉल, yes. क्रिकेट, स्क्वॉश, आई प्ले एवरीथिंग. एंड उसके बाद फिर कॉलेज निकला, कॉलेज क्लियर किया, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में आर्मी का दिया, तो बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. सिमिलरली ये एफकेट सर, में भी कॉन्फ्रेंस आउट हो ये गया. कहानी मैंने आपकी सुनी है कि दिस वाज द पॉइंट वेयर आपने सोच लिया था कि अब तो मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बहुत हो गया ये सब, एंड आई विल क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो सर, इसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द देखिए कुछ. हाँ मैं बताता हूँ. ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज करना है, बट हाँ उसमें मेरा जो डिटर्मिनेशन था वो काफी और स्ट्रांग हो गया. मैं 4th ईयर से ही था कि सिविल सर्विसेज ही करनी है, बट क्योंकि आर्मी कॉलेज था तो जब लोगों को देखता कि आर्मी में जा रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, एंड कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो मन करता था यार मैं भी जाता हूँ, ट्राई करता हूँ. तो एसएसबी दिया, एफकैट का एफएसबी वाराणसी में भी गया, तो वहां जाके एक अच्छा लगा कि ठीक है ये इसमें भी जाया जा सकता है.
लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर लगा कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, शायद इधर मेरा होना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं yes, एक civil बताता हूँ side is ऐसी। again कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वांटिंग यू कि नहीं इधर आओ, नॉट नॉट मिलिट्री। या वो डेस्टिनी जो है ना, वो धीरे धीरे कुछ कुछ हिंट देती रहती है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू आर डेस्टिन्ड टू बी समवेयर एल्स। तो वैसा ही कुछ हुआ, बिकॉज एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो जो जिन लोगों ने एसएसबी की होगी पहले, तो उसमें एक लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है विच यूजुअली आधे मिनट से 1 मिनट तक चलता है, बट दैट यस कॉन्फ्रेंस मेरा अराउंड 25 मिनट्स चला। और उसमें जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें मेरा अच्छा गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन ग्राउंड टास्क था वो बहुत ही खराब चला गया था, बिकॉज आई फॉल इल। तो ओके जब बीमार हो गया तो उसको छुपाने के लिए मैंने सोचा कि यार कि कभी भी मैं कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा कि मैं बीमार हो गया इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया हूँ, तो वो एक बड़ा ही लेम एक्सक्यूज सा रहता है। तो फिर मैं उसको छुपाया, और जब छुपाते हैं ना, कोई झूठा मतलब झूठ को छुपाना चाहते हैं, तो यूजुअली वो हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो यस पता चल ही जाता है। इधर हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी कि दे आस्क्ड मी थ्राइस कि यार यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड स्टिल हाउ कैन यू स्पॉइल योर ग्राउंड टास्क। तो उसमें मैं एक दो बार बोल दिया, लेकिन जब तीसरी बार उन्होंने पूछा हाँ, तो फिर मैं एकदम ही चुप हो गया। तो उस समय मुझे लग गया था कि अब नहीं होना है। ओके तो यस उसके बाद फिर आई स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर दिस आर्मी और यस आई एयरफोर्स। थिंक that may be the point for your determination दैट वाज द for फाइनल। doing something good, यस something better for the society. यस। Sir, मुझे ये बताइए, when you cleared your NDA examination, what was your strategy? Because the candidates were like in contact with me, and मेरा जो base है, they are from NDA examinations, CDS examinations, FCAT examinations. So specifically, I want to know कि आपने एनडीए के लिए कैसे अपने 12th के टाइम पे प्रिपेयर किया था, क्योंकि जो लेवल अभी है यूपीएससी का वो भी पहले ही था, बस माहौल अलग होगा, समय अलग होगा, conditions अलग होंगी, but all in all if you see trends of UPSC in NDA examinations, almost they are like quite same. So sir, आपने एनडीए के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? How did you clear your NDA examinations during that time? आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, तो वो किसी में स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढते हैं, वो एक ओवरऑल जो एक बंदा होता है ना उसका Generalist. हाँ, जनरलिस्ट होना चाहिए उसमें, जो सब चीजों में एक्सेल करे, एक्सेल नहीं Yes. तो अबव एवरेज हो। लाइक तभी उनके जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है उसमें यू मस्ट बी सीइंग कि वो 3 टेस्ट मेनली लेते हैं, और वो तीनों जो है ना पूरा मतलब जो 14 OLQs कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो सारे जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं एक इंसान में, वो सारे को कवर कर लेता है। तो फर्स्टली इज, अब क्योंकि आपने पहले एनडीए की बात की है, तो एनडीए में देखिए सबसे पहले होता है रिटन, एनडीए और Yes. सीडीएस और एनी एग्जाम। तो इसके लिए रिटन क्लियर करने के लिए आपको एकेडमिकली अच्छा होना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको Okay. बेस्ट होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग कमजोर हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो एक Yes. कहावत, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सिल पर तो ये निशान, मेहनत yes. करने वाले, जी मेहनत करने वाले जो होते हैं ना, वो क्रैक कर ही लेते हैं। एक यूपीएससी में जुनैद अहमद Yes. AIR 3, तो उनका आई थिंक मार्कशीट उन्होंने ही शायद शेयर किया था, तो 60%। yes. अब कई 60% लोग marks. ट्रैक करता हूँ अभी, जैसे यूपीएससी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने काफी लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, जो लोग पहले ही डरते हैं कि मेरे यार बहुत ही मैं वीक था, स्टूडेंट था, 60, 50, 70 इतना ही आते हैं, जबकि यूपीएससी में जो होता है टॉपर से सेलेक्ट होते हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पे है सब कुछ। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अपना मैथ स्ट्रांग करेंगे, बेसिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर आप स्ट्रांग करेंगे, तो देयर इज वेरी हाई चांसेस दैट यू विल एक्सेल इन योर रिटन। सेकेंडली एक तो एकेडमिक हो गया, दूसरा यू हैव टू बी गुड इन एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में आपको अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स Yes. मतलब जो भी फिजिकल एंड्योरेंस, जहाँ पे एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रांग होना चाहिए था। लकीली आई वाज quite active in my school and during my college, like I used to be a part of
volleyball team, and then in college I used to be part of squash team and again volleyball also. तो उसने काफी हेल्प किया मेरे को कंटिन्यूअसली एक मेरा जो फिजिकल फिटनेस रिजीम था उसको मैंने कंटिन्यू किया आगे और अपने हेल्थ को ध्यान रखा। अभी जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी आप देख रहे हैं कि पूरा अगर आप मेरे कॉलेज की फोटो देखेंगे और अभी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। ह्यूज डिफरेंस दैट इज देयर। तो अगर आपको आर्मी में जाना है या कोई भी डिफेंस सर्विसेज में जाना है, इवन फॉर दैट मैटर CAPF में जाना है, तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो सेकेंड पार्ट इज दैट, एंड थर्डली इज द योर लीडरशिप स्किल्स, योर जो आपका साइकोमेट्रिक एबिलिटीज होता है ना, जो सोचने की है और क्विक डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि एक ग्राउंड टास्क होता है, उसमें क्या होता है कि आपको ना कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, ऑब्स्टिकल रहेगा, उसमें आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन देना है। आपको ये नहीं कह रहे यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा। यू हैव टू बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। आपको टीम में काम करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो थी, मेरे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया स्कूल में जिसकी वजह से, जो कि मैं स्कूल में एंड कॉलेज में, जिसकी वजह से कि मैं मेरे को ये सब के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सर स्पीकिंग अबाउट स्कूल, आप APS धौलाकुआं के एल्यूमिनस थे सर। हाउ स्कूल ट्रांसफॉर्म्ड योर पर्सनालिटी ड्यूरिंग योर अर्ली चाइल्डहुड डेज फ्रॉम लाइक फर्स्ट क्लास टू 12th स्टैंडर्ड? आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपके स्कूल ने? Because there are many schools who are claiming to do many things with a student, but I want to know what specifically Army Public School gives to a student, and you are like first hand, you have been through that first hand experience. तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा आपके स्कूल ने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया? देखिए, स्कूल एज यू हैव मेंशन्ड आर्मी पब्लिक स्कूल था, तो वहां पे इट वाज सिंस आर्मी ओरिएंटेड था, आर्मी रन स्कूल था। तो वहां पे जो आर्मी के जो बेसिक एटिकेट्स हैं, बेसिक एथोस हैं, वो उन्होंने मेंटेन रखे। दैट इज अ डिसिप्लिन, करेज, फोकस ऑन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली ऑन एकेडमिक्स। तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी थी ना, वो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई। और अभी जब मैं सिविल सर्विसेज को आर्मी वाले लाइफ से कंपेयर करता हूँ ना, तो आई फाइंड अ स्टार्क डिफरेंस यहाँ पे कि सिविल सर्विसेज में वो लाइफ नहीं है। भले ही ठीक है, आई एम एन ऑफिसर अभी, तो थोड़ा सा रॉयल्टी है, बट जो जैसे मेरे फादर एक हवलदार थे, कोई बड़े ऑफिसर थे नहीं। जो वहाँ की जो क्वालिटी थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी जाती थी, वो यहाँ से डिफरेंस है। यहाँ के जो नॉन ऑफिसर जो भी लोग होंगे, उनके जो बच्चे जैसे अपब्रिंगिंग होगी उनकी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जैसे कि एक हवलदार या फिर एक कर्नल के बच्चे का होगा, वो डिफरेंस होगा। एंड सेकंड मोस्ट थिंग इज कि आई हैव स्टडीड इन टैप्स, दैट उसको टैप्स कहते हैं, दी आर्मी पब्लिक स्कूल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आर्मी स्कूल इन इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली ऑल्सो। तो उसमें एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वहां पे एक हवलदार के बच्चे से लेके लेफ्टिनेंट जनरल का बच्चा ही पढ़ता था, बट वहां पे कभी ऐसी चीजें नहीं हुई कि यार ठीक है, योर फादर इज वेरी हाई ऑफिसर, मेरा कम है, तो यू विल फेस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी है। देयर दे फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म, एंड इट डज नॉट मैटर कि आप किस रैंक पे हैं। तो वही चीजें आपके बच्चों में भी जाती है, और वो एक अच्छे, जो कहते हैं ना कि अच्छे गुण देते हैं। Yes. So all in all, sir, मुझे लगता है you want to say that APS makes a human first than any personality which whoever he wants to become, but एक human, एक अच्छा इंसान पहले बनाता है। And that should be the values strong होने चाहिए। कभी भी एस्पिरेशन हाई रखो, लेकिन you should always be humble। ये सिविल सर्विसेज में भी कहते हैं, आर्मी में भी कहते हैं कि that humility is the most important value a person can have। आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएं, आप किसी दूसरे को, छोटे रिक्शा वाले को देख के ऐसे नहीं, अगर आप गंदे लिहाज से बात करते हैं, तो आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ही नहीं, और आप कभी भी मतलब ठीक है यार, मतलब कि अच्छा नहीं हो पाएगा आपके लिए। टाइमिंग आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बट ऑन द लॉन्ग टर्म आप खराब ही होना है। नॉट बी अ गुड पर्सन इन लाइफ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने जब सर का इंट्रोडक्शन दिया था, दैट वाज अ पार्शियल इंट्रोडक्शन। मैंने अभी सर के बारे में पूरी चीजें आपको बताई नहीं है कि सर ने
CAPF का एग्जाम भी क्लियर किया था, वेयर ही वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमांडेंट। एंड उसके बाद सर ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO एग्जाम भी क्लियर किया था, जिसमें अगेन ही वाज अपॉइंटेड। आफ्टर दैट दिस वाज ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ हिज सिविल सर्विसेज। जब सर ने पहला प्रीलिम्स दिया और जो आखिरी प्रीलिम्स दिया, उसके बीच की ये जर्नी है कि सर ने असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम क्लियर किया, ACIO IB का भी एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी उनको एक अच्छे कोर्स के लिए उनका आवेदन एक्सेप्ट किया गया था। और सर की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने अपने स्टूडेंट टाइम में, व्हेन सर ने सोच रखा था कि मुझे करना तो सिविल सर्विसेज है, इन मीन टाइम आई विल क्लियर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। सो आई हैव बीन नोइंग सर फ्रॉम हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। मैं 2016 से जानता हूँ सर की। एक छोटी सी कहानी है, ये है कि भले ही किसी का प्रीलिम्स निकले या ना निकले UPSC सिविल सर्विसेज का, श्री गौरव गुंजन जी का जरूर निकलता था। एंड स्पेशली हर बार निकलता था, हर बार मेंस लिखते थे। एंड सर ने आई थिंक 6 प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, 5 मेंस क्लियर किए हैं, 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, 4 मेंस क्लियर किए हैं, एंड 4 times he has been into interviews. And finally sir got selected into civil services. Sir, मैं ये जानना चाहूंगा कि how was your journey for CAPF examination? CAPF का जो एग्जामिनेशन है कैसा होता है, बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और एक अच्छा अधिकारी, अगेन अधिकारी बनने की बेसिक क्वालिटीज वही है कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, बट फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन CAPF, उसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बच्चा CDS के लिए क्लियर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वही CAPF की भी तैयारी कर रहा है। सो व्हाट ही शुड डू? Let me tell you the first, what is the hard truth here. आजकल those candidate who are dedicatedly into the CAPF, उनके लिए बहुत टफ हो गया। टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक रियलिटी है और ये हार्ड रियलिटी है, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो सिर्फ CAPF का पढ़ रहे हैं, दे हैव टू बकल अप, उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें, सिविल सर्विसेज और CAPF का जो इनिशियल फर्स्ट पेपर होता है, प्रिलिमिनरी जो होता है, वो दैट इज वेरी सिमिलर, है ना। Yes. इसलिए जैसे मैं सिविल सर्विसेज दे रहा था, प्रीलिम्स निकल रहा था, सो फॉर मी इट वाज नॉट दैट टफ टू क्लियर CAPF। एंड फॉर दैट मैटर अभी भी जो लोग हैं उनके लिए उतना टफ नहीं होता। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो ठीक है, अब तो सब हर एक एग्जाम ही टफ है, बट मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो सिर्फ CAPF का करना चाहते हैं या सिर्फ CDS के लिए, क्योंकि आपका जो एकेडमी है वो दैट इज ओरिएंटेड फॉर दैट ओनली। तो उनको जो मेहनत करनी पड़ेगी, अब ये मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पेपर देखें तो आपको हिस्ट्री पूछते ही हैं, ज्योग्राफी पूछेंगे ही, और इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटी होता है, तो आपको एक बेसिक जो किताबें हैं जो सिविल सर्विसेज की हैं वही आपको पढ़नी पड़ेंगे। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा हायर लेवल पहुंच जाते हैं हम, लेकिन इसमें जो बेसिक किताबें हैं जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत है, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और इन सब का जो ग्राउंड होता है वो NCERT होता है। तो बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में भी ये गलती करते हैं कि वो NCERT नहीं पढ़ते, डायरेक्टली दे जंप ऑन टू दीज रेफरेंस बुक्स, और CAPF में भी वही करते हैं, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको क्लियर करना है तो आप NCERT से शुरू करिए और उसको जो बोलते हैं ना रट्टा मार लीजिए। तो आपके कंठस्थ होना चाहिए आपको कि क्या है इसमें सिविल सर्विसेज, मतलब हिस्ट्री में क्या है, कौन सा जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसके आसपास की चीजें क्या हैं, पॉलिटी में कौन से हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं उसके आसपास की चीजें, तो ये सब चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। सेकेंडली, यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ये अब हर एक एग्जाम, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में हो रहा है कि जनरल स्टडीज पे फोकस हो रहा है, बीट बैंक, बीट SSC, बीट CAPF, बीट CDS और UPSC। तो किताब न्यूज़पेपर पढ़ना तो आपको कंपलसरी है। आपको नहीं अगर अभी पढ़ने में मन लगता है या फिर दिक्कतें होती हैं, तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि आप यू शुड ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 1 मंथ आप अगर मन मार के भी पढ़ लेंगे ना, तो 1 मंथ के बाद आपको खुद ही ऐसा हो जाएगा कि जब सुबह उठोगे ना न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा तो लगेगा यार कुछ तो खाली, कुछ नहीं है मेरे पास।
तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। भले ही मैं खुद नोट्स नहीं बनाता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नोट मेकिंग इज 100% कंपल्सरी कंपल्सरी। और यस तो ये जैसे तुम्हें भी पता होगा कि मैं नोट्स कभी नहीं बनाता था, जो यस क्लास यस नोट्स यस थे मेरे पास उसी को मैं पढ़ता रहता था। सो मल्टीपल रिवीजन वाज द की फॉर माय सक्सेस। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी एक चीज पढ़े ना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें और सोर्सेज बहुत हाँ कम जी रखें। यस और सीएपीएफ अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो सीएपीएफ क्लियर करने के लिए आप जो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उसको सॉल्व करें। कैसे वो पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके आसपास का जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का, जो कि आपको नहीं पता होगा, बट ठीक है, दैट इज नेचुरल। उसके आसपास का आप घर जाएं, उसके जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ लें, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि जो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे वो उसके आसपास के इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। यस तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगेन उसके बाद फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, तो फिजिकली फिट आपको रहना पड़ेगा। तो आपका जो डेली रूटीन होगा वो यस पूरे टाइम पढ़ाई का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। 1 घंटे आप रनिंग करें या फिर वॉकिंग करें, कुछ भी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको उठ के वो उसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है। और पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे ना, तो आपकी होप बहुत बढ़ जाती है। यस सर वी हैव विद अस मेनी कैंडिडेट्स जो राई का पहाड़ मन में ही बना देते हैं कि व्हाट इफ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो। सो व्हाट शुड बी द बेसिक क्वालिटी ऑफ ए कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, बी इट एनडीए, बी इट सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर। एक बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे ये करूं तो ओके सक्सेस मिल सकती है, नहीं मिली तो इट्स ओके, इट्स फाइन। व्हाट शुड बी दैट सर? तो मेरा जो मेन थिंकिंग रहता था ना कि दैट आई वॉज वेरी हाई ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे को ये लगता था कि मैं कर लूंगा। तो जब भी मैं अगर किसी को कोई चीज बोलूं कि एक चीज जो आप में होनी चाहिए, दैट इज योर सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। ओके परसेवरेंस, हार्ड वर्क, वो डेफिनेटली इट प्लेज अ मेजर पार्ट। अगर परसेवरेंस नहीं रहेगा, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो सक्सेस खाली बैठे बैठे नहीं मिलने वाली है। सोच सोच के सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होने वाला है। Yes. लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा ना, कि आपको लगेगा कि यार जो मेरे सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही पढ़ाकू है, वो बहुत अच्छे जगह से पढ़ के आया है, तो फिर मैं उसके सामने तो सर्वाइव ही नहीं करता हूँ, या फिर कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता हूँ। तो अगर आप ऐसा थिंकिंग सोच के ना, अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होना है। फिर तो आप मान के चलिए कि आप यू शुड गिव अप। पहले ही आप गिव अप कर दें। 2-4 साल वेस्ट करके अपने जवानी के, फिर आप छोड़ रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप लगे रहेंगे उसमें, भले ही फेलियर होता है तो भी आप लगे रहेंगे। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी एग्जाम में जाए ना, तो 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम लेके चले कि ठीक है, एक में नहीं होगा, दूसरे में तो निकालूंगा ही मैं, है ना। Yes. तो उससे क्या होगा कि आपको यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट द फेलियर्स। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि उनको फेलियर बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब उन्होंने पहले ही सोच रखा है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द फेलियर्स rather than preparing, मतलब they should prepare first, then okay, let's see what is coming ahead. Is it a failure or is it a winning situation coming ahead? But अभी मैंने देखा है, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं who are like quite conscious about their preparation कि सर अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। फिर उनको जब बैठ के समझाया जाता है तो दे आर लाइक ओके सर, ओके विल डू इट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। फिर अगेन कुछ दिनों बाद वो अगले फिर से घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। सो एक ऐसी चीज की ओके, बी कूल एंड काम आप, क्योंकि व्हाई आई एम आस्किंग यू सर इज बिकॉज यू हैव बीन इनटू दिस प्रोसेस फ्रॉम मेनी इयर्स। अगर मैं काउंट करूं, इफ आई टेक स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12th onwards, you have given NDA, AIEEE, IIT, many examination you have been through. Then in graduation, you have been given many examinations, all India level. I think many examination, uncountable numbers you have given. So what kept you moving? मतलब ठीक है, अगर मान लीजिए लेखपाल के एग्जाम में नहीं हुआ तो उसमें रुक गए, IAS में एक बार नहीं हुआ, प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में पहली बार नहीं हुआ। What kept you moving? ऐसा क्या था? मतलब आप इंटरव्यू में आ गए, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, अगेन
after 14 days, I remember I was in contact with you. After just 10 days, you have given your prelims and again you have cleared it. So ये वो चीज क्या थी जो आपको चलाती रही? What kept you moving? kept you moving में तो that is your determination, what is your main goal, और आप उसके लिए कितने डिटरमिन्ड हैं, आप उसको कितनी स्ट्रांगली या पैशनेटली चाहते हैं, दैट कीप्स यू मूविंग. अगर आप किसी चीज को जैसे आप बनना चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं. शिद्दत से चाहते हैं ना, तो वैसा ही है कि अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने गोल के लिए, तो Yes. आप उसके लिए ना जी तोड़ मेहनत करेंगे, और भले ही फेलियर हो जाए तो भी आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो यार छोड़ देता हूँ, अब नहीं हो रहा तो रहने देता हूँ. अगर आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट होंगे तो आप उसके लिए फिर से मेहनत करेंगे. आप देखेंगे कि मेरी क्या गलतियां हुई हैं, मैं कहाँ लैग कर रहा था, कहाँ मेरे मार्क्स कम आए, कहाँ पे क्या इश्यूज है, कहाँ पे क्या डिफेक्ट्स, और उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे. एंड उसको आप एड्रेस करेंगे. कैसे करेंगे? वो एक्स्ट्रा मेहनत करके करेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आपको तो वो मतलब पढ़ के करेंगे, है ना. तो बेसिकली इसी से आप मूव करते हैं कि आप कितने क्या बोलते हैं, ईगर हैं उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो वही आपको मूव कर सकता है. ये जो होता है ना, टॉपर स्टॉक हो गया या फिर मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, ये सब कुछ काम नहीं आता. आपको जो सेल्फ मोटिवेशन है वो करना होता है. जैसे मैंने स्टॉक कभी नहीं देखा है, और इसलिए मैं जल्दी देता भी नहीं हूँ, क्योंकि बताता भी नहीं हूँ. एंड वन मोर चीज जो इसमें अब टॉपर्स वाले उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, मतलब स्टूडेंट्स, आजकल तो ऐसा हो गया कि मैं स्टूडेंट देख के पता लग जाता है कि इसका क्रैक होने वाला है या नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना, उसको जैसे मैंने एक बार कह दिया कि यार ये पढ़ो, काम कर सकता है, नहीं करेगा वो फिर दूसरा चीज पढ़ो, ठीक है. या फिर ये कह देता हूँ कि जो तुम्हें लग रहा है कि ये किताब तुम्हें सूट कर रहा है तो ये पढ़ो. ऐसा नहीं है कि मैंने ये किताब पढ़ी है तो यही आएगा या यही इंपॉर्टेंट है. तुम कुछ और पढ़ोगे तो उससे भी आ सकता है और उससे भी क्लियर हो सकता है, ठीक है. लेकिन जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं ना, उनको बस बातें बनाने के लिए मजा आता है कि ये पढ़ लिया हमने, अब ये भी पढ़ लेते हैं, या फिर ये नहीं, इससे नहीं हो रहा और क्या पढ़ें, ऐसा वैसा. तो वो हमेशा ना हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन पूछेंगे क्या करें इसमें, क्या पढ़ें, ऐसा वैसा चीज पूछेंगे. तो जो मल्टीपल टाइम ओपिनियन लेता है ना, या फिर सजेशन लेता है या गाइडेंस लेता है, तो उनका नहीं होने वाला है. तो इसलिए आप अपना, अगर आपका ऐसा नेचर है, किसी भी कैंडिडेट्स जो अभी यहाँ देख रहे हैं, तो इस नेचर को चेंज करिए. आप अपने पे भरोसा रखिए कि ठीक है, मैं मतलब कि एक किताब में पढ़ूंगा, इसको अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि अगर इससे कुछ है तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, है ना. अब जैसे यूपीएससी में भी 100 क्वेश्चन पूछते हैं, 100 में से हम लोगों को, जैसे एक सारे कैंडिडेट्स का कॉमन फिनोमिनन है कि हमें 40 अच्छे से आते होंगे, 40 या बहुत इंटेलिजेंट होगा तो 50 क्वेश्चन हमें एकदम मतलब फुल कॉन्फिडेंस में है. लेकिन उसके बाद जो होते हैं ना, सब ऐसे ही होते हैं कि 2 हमें एलिमिनेट कर दिए और 2 नहीं आते हैं, तो उसमें फिर हमें इन्फॉर्म्ड गेस करना होता है. तो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं. इसलिए कभी ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना पढ़ लूं कि मेरा ऐसा हो 100 के 100 क्वेश्चन मुझे आने चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप वही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन वैसा पढ़िए कि उसमें से कुछ आया तो मैं पूरा एकदम फोड़ दूंगा, 100% उसमें सही होगा, है ना. आजकल सर मैंने ये कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि a student is taking guidance from one place, however he is going to Dr. Google and Dr. YouTube to again reconfirm the same knowledge, and again he asks कि सर उसमें तो ऐसा बोला गया था, वहां पे उन्होंने ऐसा बोला था, वहां पे उन्होंने ऐसा बोला था. तो सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए एक मार्गदर्शन क्या होना चाहिए कि आप ऐसा करिए कि क्या एग्जाम आपको क्लियर हो. ये 2 टाइप के स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं. एक हो सकते हैं जो कि इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि मेरे को कुछ पढ़ाया गया या मैंने कुछ पढ़ा, मेरा मन किया कि मुझे अच्छा लगा वो टॉपिक, मेरा मन किया मैं जाके थोड़ा सा और पढ़ लूं गूगल पे उस पे, है ना. और कहीं वेरीफाई, उसमें अगर फैक्ट्स कुछ गलत हो, पढ़ाया गया हो और मैंने कुछ गूगल पे पढ़ाया तो उसको करेक्ट कर लूं, ठीक है, दैट इज ओके. वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. अगर वो होगी तभी आप अच्छे एक्सेल कर पाएंगे, तभी आपकी जो कहते हैं ना कि होराइजन आपका बढ़ेगा. और दूसरे होते हैं दूसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट
जो कि किसी टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, अब उसको गलत Yes. प्रूव करने के लिए वो गूगल करते हैं कि हाँ देखो ये इसमें ये है, आपने गलत पढ़ा है, या फिर ये गलत पढ़ाता है, या फिर ये टीचर बेकार है, ऐसा वैसा। तो अगर आप दूसरे Yes. कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तब दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, गूगल में पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ना है आपको पढ़िए। अगर आपको लग रहा है मुझे Yes. इसमें और नॉलेज गेन करना है, या फिर ये थोड़ा सा वीक रह गया, मुझे और पढ़ने की जरूरत है, तो आप पढ़िए, उसको कोई खराब बात नहीं है उसमें। लेकिन उसमें फिर वही है कि मोटिव क्या है आपका, किस मोटिव से आप गूगल पे जा रहे हैं, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। Yes. Sir, I want to ask this thing कि करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम के लिए, बी इट एनडीए, सीटीएस, एफकैट, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? सॉरी, मैं जनरली फिर से क्वेश्चन पूछना मैं भूलिए। जी जी सर, आई एम आस्किंग दैट करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, बी इट सीडीएस, एनडीए, एफकैट, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? बिकॉज बच्चे सारी चीज तो पढ़ लेते हैं, लाइक कैंडिडेट हर एक चीज पढ़ रहा है, हर एक टॉपिक पढ़ रहा है, हर एक सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा है, बट एक बेसिक इंग्रेडिएंट हमेशा भूल जाता है। तो इस लाइक हाउ करंट अफेयर्स हेल्प यू इन योर सिलेक्शन? करंट अफेयर्स हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एग्जाम। जी, मैंने पहले भी अभी कहा था कुछ देर पहले भी कि कोई भी एग्जाम उठा लो, आजकल करंट अफेयर्स सब में रहेगा, है ना। कोई भी पेपर आप उठा लो, करंट अफेयर्स भले किसी में टफ रहेगा, किसी में हल्का सा रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स रहेगा। बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है इन डेप्थ पता होना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए। इसलिए करंट Yes. अफेयर्स का काफी बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। Yes. तो इसलिए मैंने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैगजीन अगर आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना और किसी से आप डिस्कशन करते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आप अच्छे वैलिड पॉइंट्स देंगे, गुड पॉइंट्स देंगे उसके सामने, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ चीज है तो उसके सामने आप बहुत ही रैशनल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हवा में बस ऐसे ही चीजें बोलते रहेंगे तो आपको खुद भी खराब Yes. लगेगा। भले ही उस मोमेंट में आपको है कि मेरे को बस ठीक है, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ओनली, बट आप इनसाइड से ना कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको ना किसी भी चीज में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो डेवलप भी होगी, आपको खुद भी अच्छा लगेगा किसी से आप जब इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन करेंगे तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। तो ये थोड़ा एग्जाम से हट के है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्योंकि इससे भी क्या है ना कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है कि आप जब किसी से बात करते हैं ना तो Yes. क्या चीजें मतलब किस चीज पे बात करते हैं, फ्रिवलेस चीजों पे बात करते हैं, ट्रिवियल चीजों पे बात करते हैं, या फिर मीनिंगफुल चीजों पे बात करते हैं। समथिंग एनालिटिकल यू आर टॉकिंग अबाउट। एस्पेक्ट्स आपका बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। और आप आजकल तो फेक न्यूज का जमाना हो गया है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही न्यूज है, कौन किसमें उनका जो है ना क्या बोलते हैं एक मोटिव है गलत न्यूज फैलाने का। व्हाट इज कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है? मे बी सम आईसिस का कोई सेल है जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, या फिर पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स हैं जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। और सबसे आयरनिकल बात तो ये है कि जितना आज का यूथ अपनी नॉलेज गैदर कर रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फेसबुक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से कर रहा है। मतलब they are not actually researching from the newspaper only or watching DD news or something authentic. They are just going through Facebook and एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल सही बात है कि ये आजकल लोग जो है ना फेसबुक इंस्टा पे ज्यादा टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम मत यूज करिए या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज मत करिए, बट करिए उसको लिमिट में करिए। और आपको पता होना चाहिए कि ठीक है इतना मेरे को करना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए आपकी पढ़ाई में। जो भी प्रायोरिटीज हैं आपको उसमें बैलेंस होना चाहिए, और किसी भी सोशल मीडिया ऐप में आपको बह नहीं जाना है ना।
यस, यस। सर, अभी मैं आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ। सर, आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रीलिम्स टू द सिलेक्शन प्रीलिम्स, एंड कि आपकी वो जर्नी कैसी रही सर? वो मैं आपके आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ कि क्या 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 हुआ था। पहले प्रीलिम्स में आपने दिया, फिर मेंस दिया, फिर प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, एंड जो आखिरी सिलेक्शन की जो फीलिंग थी व्हेन यू वर रैंक 200 एंड आई थिंक 60 60, when you were 200, what was the feeling at that time कि finally yes I made it in the list? तो वो सर, वो एक कहानी में एक फ्लो में जानना चाहता हूँ आपसे, how was it? नहीं देखिए, मैंने जो है ना अपने पूरे यूपीएससी जर्नी में सब कुछ, सब काइंड मिक्स्ड फीलिंग जो होती है ना, सारी फीलिंग्स वो देख ली है। स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सीधा कॉलेज से निकला, कोई कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठता नहीं था, तो मेरे को पता था प्राइवेट जॉब करनी नहीं है, मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, तो आई वाज वेरी फोकस्ड। कोचिंग लिया था मैंने, फिर फर्स्ट प्रीलिम्स दिया, एंड कोचिंग में भी एक चीज जो मैंने फेस किया, पहले मुझे लगता था ना कि यार दोस्त वो ना कम बनाने चाहिए, क्योंकि जो है ना ये लोग भटका देते हैं, और इनके में ज्यादा Yes, दोस्त बना लेंगे यूपीएससी के टाइम में तो फिर मतलब बह जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जो कि उतना सही नहीं था। आ, yes, उसको मैंने बाद में रियलाइज किया कि फ्रेंड्स का ना एक जो स्टडी सर्कल है वो होना जरूरी है। अब उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे फ्रेंड्स को अपने सर्कल में लेते हैं, है ना। अगर आपके लोग yes, पढ़ने वाले होंगे तो आपका अच्छा वो सर्कल रहेगा और अच्छे उसके आउटपुट्स निकलेंगे। अगर वही है ज्यादा जो नहीं बोलते हैं, बोलने वाले रहेंगे, तो yeah, हाँ, उसमें खराब वर्ड, वो yes। गलत वाला वर्ड आ रहा है दिमाग हम में। बड़ बोले ठीक लोग, है, बड़ बोले लोग जो होते हैं वो। बस बोले मुंह बोले जो ज्यादा होते हैं, तो मुंहफट yes, कहते हैं, जो मुंहफट जैसे yes, लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप फिर उतना सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे, है ना। तो yes, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि मैं बाहर से स्टडी करता था, घर से ही बैठ के स्टडी किया पूरा, मतलब कोचिंग अकेला था, एक भी फ्रेंड नहीं रहता था, मतलब एक भी फ्रेंड बनाया ही नहीं, बात ही नहीं करता था। एक दो बाद में एकदम एंड मोमेंट पे बने। प्रीलिम्स निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को एक वायरल अटैक हो गया था, तो उसकी वजह से आई गॉट माय लोअर बॉडी पैरालाइज्ड बिलो माय वेस्ट। oh, तो उसकी वजह से, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर माय मेंस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मेरे को 3-4 घंटे फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती थी सुबह और शाम, क्योंकि आई कुड नॉट मूव, बेड रिडन हो गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं कॉलेज yes, में आई वाज हाईली फिजिकली एक्टिव, बहुत खेलता था, मतलब कि 5-6 घंटे ऐसे खेल सकता था मैं, इतना कैपेसिटी था। और यहाँ आके yes, सडनली पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई करता था और कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैंने कहा कुछ फ्रेंड्स नहीं, तो मिलने उलने जाना नहीं है, बैठा रहता था, किताब में पढ़ता रहता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आई गेन्ड अराउंड 20 or 30 kgs। आई फ्रॉम 60 आई गॉट टू yeah, 85। the ठीक है, common dilemma तो of a civil servant, a civil services aspirant। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि खराब हो गया फिर मेंटली भी। अब क्योंकि जब आपका कुछ हेल्थ खराब होता है ना, तो या कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कभी आपके नेगेटिव हो जाते हैं या नॉन फेवरेबल हो जाते हैं, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंड। आपकी जो आप ध्यान नहीं लगा पाते किसी भी चीज में, पढ़ाई yes, में ध्यान नहीं लगा पाते, किसी भी चीज में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ रहेगा। अब मेरा ध्यान हमेशा yes, मेरे पैर पे बटा हुआ रहता था कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। सो उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। बट ऑन द फ्लिप साइड एक चीज जो मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैंने मेंस दिया, फर्स्ट मेंस, एंड yes, मैं 1 महीने पढ़ाऊंगा, बट आई yes, मिस द फाइनल मेरिट बाय जस्ट 30 मार्क्स। मतलब जो मेंस का जो कट ऑफ था उससे बस 30 मार्क्स से रहा। yes, एंड that, जो मेरे साथ साथ जो टेस्ट सीरीज में देखता था, पढ़ते रहते थे, भयंकर मार्क्स लाते थे, उनको देखता हूँ वो बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे। तो उससे फिर मेरा कॉन्फिडेंस सडनली शूट अप किया कि यार जब मैं विदाउट पढ़े हुए इतना yes, मतलब क्लोज जा सकता हूँ, तो फिर तो मतलब दिस इज नॉट अ हार्ड टास्क। तो ये एक yes, मेरे साथ किस्मत ने बहुत ही अच्छा चीज किया है, जिससे कि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई मतलब शूट अप हुआ था। और उसके बाद मेरे को ना प्रीलिम्स में डर लगा, ना मेंस में लगा, फिर इंटरव्यू में डर लगता था,
है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो डर होता है वो मेरा निकल गया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया, उसमें मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू दिया, फाइनल मेरिट से रह गया, करीब 15-16 मार्क्स से रह गया था। तो बुरा यस तो ऑब्वियसली लगता है, जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन ठीक है उसमें आपको 1-2 दिन ले लो यार, मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको फिर से मेहनत वापस उस मोड में आना है, पढ़ना है, क्योंकि आपको वो चीज चाहना है तो आप उसके लिए आओगे ही, उसके लिए रोते तो बैठोगे नहीं। तो वही यस चीज का फिर तीसरा अटेम्प्ट भी दिया। तीसरे अटेम्प्ट में आई वॉज वेरी मच होपफुल कि इस बार तो निकल जाएगा। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, बट अनलकीली मिस बाय 10 यस मार्क्स। तो उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि अब जब आप 4 साल दे चुके हैं किसी चीज में, और आपकी जो है ना लाइफ की जो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं ना, ये 22 से यस 25 साल के, जब ये जाने लग यस जाती है ना, तब आपको थोड़ा डर लगा रहता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर अब जैसे सीडीएस उस समय ही मैंने दिया था, क्योंकि उसमें 25 ईयर्स जनरल की वो रहती है। फिर यस सीएपीएफ में भी 25 साल की एज लिमिट थी। तो फिर यस तो उस समय सोचने, मतलब कि सोचा कि हाँ यार देयर शुड बी अ प्लान बी। तभी यस मैंने ये सारे एग्जाम्स दिए, सीडीएस दे दिए, सीएपीएफ दे दिया, आईबी दे दिया, एंड लकीली सारे क्रैक हो गए। और चौथे अटेम्प्ट में उसी के साथ साथ मेरा सिविल सर्विसेज भी क्रैक हो गया, और फाइनली आईआरएस में आ गया। यस मैं इस क्षण में दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब सर अपना फाइनल इंटरव्यू दे रहे थे और जब तैयारी कर रहे थे, इनकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार थी। एक्चुअली सर ने प्रिपरेशन दिल्ली से करी है, दिल्ली में रह के प्रिपेयर करते थे। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आई थिंक ही हैज प्रिपेयर्ड अलोन। फिर वो फैमिली के साथ ही रहते थे। अब जब कोई कैंडिडेट अपने फैमिली के साथ रह रहा है तो उसके साथ काफी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वाइल इन प्रिपरेशन यू हैव टू बी इन आइसोलेशन। आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको एक तरीके से तपस्या करनी है, तब जाके आपको वरदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द गॉड। बट जब कोई एक हलचल वाले माहौल में जब अपनी तपस्या करने बैठा है तो उसका कंसंट्रेशन एक्चुअली गॉड लेवल होना चाहिए। सो वो गॉड लेवल एक तरीके से मान लीजिए एक जो कंसंट्रेशन था वो इनका था। फाइनल अटेम्प्ट के टाइम पे इनकी ग्रैंड मदर काफी बीमार हो गई थी, शी वॉज गोइंग थ्रू कैंसर, एंड वो आई रिमेम्बर हिम टॉकिंग विद मी एंड सेइंग कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। सो दैट इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट कि आप जो भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स सर से प्रेरणा लेते हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ गई हो, पर अपना लक्ष्य कभी इन्होंने नहीं छोड़ा। लक्ष्य हमेशा नजरों में था कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा, आई कैरी माई बुक एंड आई स्टडी देयर। सो दिस वाज द मोटिवेशन, दिस वाज द सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि आजकल मैं बच्चे देखता हूँ हर बात पे क्रिप करते हैं कि आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, आई एम हैविंग अ स्मॉल फोन, आई डू नॉट हैव इंटरनेट। आपके पास कुछ है नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपके अगर मन में सोच लिया है तो यू कैन बी नेक्स्ट गौरव कुंचन। सो सर, व्हाट अबाउट, आई वांट few words from you about that experience of yours where आप सारी चीजों को देख रहे थे। There was your sister was like she was having a baby at the simultaneous time, your grandmother was very ill, वो काफी बीमार थी। उसके बाद घर की भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाते थे, और फिर साथ ही साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जो कि बहुत ही चंद लोग निकाल पाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था कि why I should prepare because I've been going through all these hardship, I can quit any time. जब आप 3-4 साल दे देते हैं ना, और मतलब जो फाइनल अचीव करना है आपको, उससे बस थोड़े से मार्क्स से या फिर थोड़े से मार्जिन से आप रह जाते हैं ना, तो क्योंकि फेलियर हुआ और बहुत पास से आपने देखा कि मुंह पे मतलब फ्रूट आ गया है, हाथ में नहीं आया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत ही रेजिलिएंट हो जाते हैं, है ना। तो कोई भी खराब सिचुएशन भी होता है ना, तो आप ऐसा, क्योंकि आपने फेलियर सहा है और उसको पॉजिटिवली सहा है, तो आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। आई रिमेम्बर, डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि वो इंटरव्यू का टाइम था, एंड माय ग्रैंड मदर वाज डायग्नोस्ड विथ स्टेज 4 लंग कैंसर, एंड शी वाज अंडरगोइंग हर कीमोथेरेपी।
तो उसके लिए अटेंडेंट चाहिए होता है। तो क्योंकि Yes. मैं अपने दादा दादी के साथ रह के पढ़ रहा था और उस समय माई सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर, तो अब जब एडमिट थी कीमोथेरेपी तो थोड़ा लंबा सा चलता है, एंड दे कॉन्स्टेंटली, जो पेशेंट होते हैं, दे कॉन्स्टेंटली नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। तो उसमें Yes. अटेंडेंट सुबह के टाइम में वो बैठते थे, मेरे चाचा जी मतलब 10-12 घंटा बैठते थे, फिर रात के टाइम में मैं मतलब कि कुछ भी अपना टेस्ट सीरीज दे के आता था या कुछ भी, तो फिर मैं अटेंड करता था वहाँ पे, और फिर इंटरव्यू उसी के टाइम में क्लियर किया। और बेसिकली अब ये मैं एक ब्लेसिंग ही मानता हूँ कि मतलब इतने टफ सिचुएशन में मैंने किया तो शायद सक्सेस मिल गया। लेकिन उस समय Yes. एक पॉजिटिव माइंडसेट था मेरा कि क्योंकि 2 इंटरव्यू दिया हुआ था और काफी पास से रह जाता था, तो कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल तो लूंगा, थोड़ा सा बस मेहनत करना है। और जो भी ऐसे, अब दादी को ही देखता था तो कभी ऐसे नहीं, वो इमोशन को अपने ऊपर, नेगेटिव इमोशन को हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ग्रैंड मदर इज ऑल्सो वेरी मेंटली स्ट्रांग। उन्होंने भी सस्टेन किया, नहीं तो यूजुअली स्टेज 4 लंग कैंसर किसी को, मतलब कोई भी स्टेज 4 कैंसर हाँ. हो जाए तो वहीं पे मेंटली डाउन हो जाता है और डेथ हो Yes. जाती है। Yes. Yes. ये 2018 की बात थी, नहीं 18 नहीं, शायद 19 की बात थी। और उन्होंने Yes. उसको ना केवल सक्सेसफुली कीमोथेरेपी को कॉन्कर किया. कॉन्कर Yes. किया, अभी वो हेल्दी भी है, मतलब हेल्दी इन द सेंस कि उनका जो मेलिशियस ट्यूमर है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो उतना ही स्टैग्नेंट है। सो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर Yes. A lady of that तो उनको देख 80 के years ना or खुद 90 भी years of age. मोटिवेशन होता Yes. था कि उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। कभी भी मैं जाता था तो Yes. हमेशा हंस के बात करती थी, तो उससे लगता था यार इतना इनके साथ खराब है, कभी भी इनकी लाइफ जा सकती है। लेकिन शी वाज नेवर, क्या बोलते Afraid हैं, of that thing. नेवर अफ्रेड ऑफ दैट एंड नेवर हैविंग अ नेगेटिव माइंडसेट। तो उसको देख देख Yes. के मतलब कि हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी। हॉस्पिटल में लोगों को नेगेटिव आती है बट मेरे को पॉजिटिव आ रही थी क्योंकि उनको देख रहा था। और Yes. फैमिली में भी If she काफी can do it, I can do it. ऑब्वियसली, तो उसी से एक मोटिवेशन मिलता रहता था। वो हमेशा कहती थी कि बिना तुमको आईएएस देखे नहीं मरूंगी, तो उससे एक और भी रहता था यार के दिखाना है कि ना, अब तो बनना ही है, अब तो बनना ही अब है. बनना ही है। और फिर ऐसा ही मदर के साथ भी उस समय खराब हो गया था। शी वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद अल्सराइटिस कोलाइटिस, सो व्हिच इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, और वो लाइफ लॉन्ग This है। is what I want to highlight to all the viewers and all the, especially the candidates who are preparing for any examination they are preparing for, कि भैया हार्डशिप तो आएंगी ही जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि फूल बिछे हुए होंगे और आप निकल गए, आपका एग्जाम निकल गया और कोई माला लेके खड़ा हुआ है कि ओके सर प्लीज कम टू अस। हार्डशिप्स तो आएंगी, बट एक कैंडिडेट का, एक एस्पिरेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए वो आप सर से सीख सकते हैं। कि दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग हिम कि सर आप ये कहानी जरूर बताएं, बिकॉज अदरवाइज देयर आर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज विद हिम ऑल्सो कि सर भारत दर्शन कैसा था, आप जब वहां जहाज पे गए थे तो कैसा लगा था, अकेडमी में कैसा था। दे आर ऑल जस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज. To get all these beautiful stories, what is the background story? That if a candidate focus on, then I think he'll be greatly motivated from you. True. Yes, sir. Sir, coming to next question. How did you improve your English? Because as we know that being from APS or KV, we are very much good in English, but however we are not good in spoken English or expressing ourselves. Or so आपने जैसे if you have prepared for all these examination, आपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी की होगी एंड इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपने काफी अपनी प्रैक्टिस की होगी, तो आपने इस चीज को कैसे किया? बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल्स ही है जो एक कैंडिडेट, लाइक कितनी भी नॉलेज हो, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो वो अपने आप को प्रस्तुति नहीं कर सकता है, कोई जानेगा ही नहीं कि ये जानता क्या है। तो उसको आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, उसको कैसे अच्छा बनाते थे? One of the most important thing in communication skills is how you present your point. ऐसा Okay. नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए। तो अगर आप कोई सोच रहा है कैंडिडेट यहाँ पे कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तभी चांस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इतनी होनी चाहिए इंग्लिश कि आप अगर कुछ अपना पॉइंट रख रहे हो ना तो वो अच्छे से रख पाओ, जो सामने वाला है वो समझ जाए आपकी बात की क्या आप कहना चाह रहे हो, है ना। सो कम्युनिकेशन स्किल इज दैट ओनली कि सामने वाला अगर समझ गया आपकी, आप जो कहना चाह रहे हो, आप जो पॉइंट प्रेजेंट करना चाह रहे हो, देन इट्स अ विन फॉर यू। अगर Okay. आप
भले ही हिंदी में भी अगर उसको चीजें समझा नहीं पा रहे हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है। ठीक है, तो मेनली आप ऐसा प्रैक्टिस करें कि आराम से बोलें, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप अपने जो लिसनर है ना उस तक पहुंचा पाए अच्छे से। अगर उस तक वो बात पहुंच गई और उसने ग्रैस्प कर लिया, देन उतना ही चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, उसके आगे कोई अंग्रेजी कोई वो कुछ नहीं। फिर तो वो बेसिकली वेस्टर्निज्म है कि अंग्रेजी में ही एकदम फ्लुएंट होंगे, बात करेंगे, तो वो डिफरेंट थिंग है, वो ऐसा कुछ यस, नेसेसरी नहीं है। और इंग्लिश का मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि स्कूल में ही मैं जो कह रहा था शाय यस, था, दैट आई वाज शाय बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। व्हेन आई सी ऑफिसर्स किड्स, यस, के बच्चे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, दो आई वाज वन ऑफ द टॉपर इन द क्लास, लेकिन क्योंकि यस, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो कभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया नहीं कि यार इनके साथ बैठ के मैं इंटरेक्ट कर पाऊं, अच्छे से बात कर लूं। वो आता ही नहीं था, कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब कि वैसा इंग्लिश में इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमेशा सेल्फ यस, कॉन्फिडेंस डाउन था। लेकिन कॉलेज में वही हुआ, बैचमेट्स अच्छे मिल गए, मेरे जो कॉलेज मेट्स थे, तो उनके साथ काफी, मतलब उनको देखता, कुछ लोग अच्छे भी इंग्लिश में रहते थे, लेकिन वो हिंदी में बात करते थे, या कभी मोटिवेट करते थे कि इंग्लिश में बोल, और अगर बोलते हमें हमारी गलतियां होती थी तो वो ऐसा कुछ नेगेटिव उसको अदरवाइज नहीं लेते थे। जिससे कि मेनली क्या होता है ना, डर कब बैठता है कि जब आप किसी के सामने बोल रहे हो इंग्लिश और वो आप में फॉल्ट्स निकाल दे, यस, फॉइल और फिर उसकी फॉर वजह से आप कॉन्शियस हो जाएं, इसलिए आपके ना फिर वो यस, आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो अगर है आप वैसे किसी इंसान के सामने इंग्लिश प्रैक्टिस करते हो तो दैट इज रॉन्ग। आप ऐसे किसी इंसान के सामने इंग्लिश प्रैक्टिस करिए जो कि आपको मोटिवेट करे, आपकी गलतियों पे कभी वो ना बोले कि गलत इंग्लिश बोल रहा है, या गलत बोल रहा है तो ठीक करवाने के यस, मोटिव से बोले, ये नहीं कि बोले कि मजे अननेसेसरी लेने के मोटिव से। ग्रामर नाजी बन के आपको मॉक पॉलिटिकल करता है। बहुत फालतू चीज है, पहले आप गलत गलत बोल के ही फ्लुएंट होंगे, तो वैसे ही यस, प्रैक्टिस करना है। और अगर आप अकेले में हैं तो एक ये कॉमन चीज है कि मिरर के सामने रह के आप इंग्लिश बोलें आपस में, क्योंकि आप जब खुद की नजरों से यस, नजरें मिला के बोलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यही चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना भी सीरियस नहीं लेना है, लेकिन इतना अच्छा होना चाहिए आपको कि आप इंग्लिश में अपनी बात रख पाएं, पॉइंट रख यस, पाएं, यस, और डरे नहीं। यस। ये डर नहीं लगेगा तो आपके जो प्रोसेसिंग होती है ना माइंड में, वो अपने आप फास्ट होती है, और फिर आप बोल पाएंगे, आप अच्छे से अपना पॉइंट रख पाएंगे। Oh, sir, I think it has been a long time since 8 o'clock, and uh, ओके। so, sir, before ending this live session, एक बेसिक सवाल कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो फौज से ताल्लुक रखता है, जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग हुई, जहाँ पे आपकी परवरिश हुई, जहाँ पे आप बड़े हुए। So, what was the role of Indian Army in your whole life till now? कि अभी भी जैसे आप कहीं ना कहीं मिलते होंगे फौजियों से या फिर इंटरेक्शन होता होगा, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्मी इन यू एज ए कैंडिडेट एंड एज ए ऑफिसर एंड एज ए असिस्टेंट कमांड, एज असिस्टेंट कमिश्नर, सो अभी तक का सर। रोल तो काफी स्ट्रांग था, मतलब काफी स्ट्रांग उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि जैसा कि एडवर्टाइज भी करते हैं कि डिफेंस इज नॉट ओनली एक जॉब। जॉब है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स एन एक्सपीरियंस। यस, आपको कई सारी चीजें मिलती हैं जानने में, आपकी वैल्यूज इंक्रीज होते, मतलब एनहेंस होती है आपको। आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो जिनकी डिफरेंट पर्सनालिटी है, तो आप एडजस्ट किसी भी सिचुएशन में कर पाते हैं। आप कंटिन्यूअसली ऑन द मूव होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि मैं किसी नए एनवायरनमेंट में जाऊंगा तो हाउ विल आई सर्वाइव। ठीक है, अकेले आप यस, रह सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरे माय फादर वाज ऑलवेज आउट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीख जाते हैं, टफ सिचुएशन में रहना सीख जाते हैं, बिकॉज आर्मी किड जो होते हैं ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीएपीएफ, उनके फादर यूजुअली आउट रहते हैं, या अगर मदर भी हैं तो वो भी आउट रहती हैं, तो उसमें बच्चे जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो फेस नहीं कर पाते हैं वो वाला टाइम, तो इसलिए वो थोड़ा सा डर जाते हैं जब भी कुछ वो नए एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो ये जो बोल्डनेस Yes. होता है, ये जो करेज बढ़ाने वाली जो सिचुएशंस होती हैं,
ये डिफेंस ही प्रोवाइड कर पाती है बेसिकली। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, तभी हम फेलियर को सह पाते हैं, हार्ड सिचुएशंस को सस्टेन कर पाते हैं, है ना। नहीं तो हम क्रम्बल कर जाते हैं। अभी कई लोग देखेंगे फूल कुमार होते हैं कि यार कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हुआ तो बस एकदम रोने लग जाए, कुछ हो जाए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे, रोना मतलब जो क्रिप करने की जो आदत है ना वो चली जाती है आप, है ना। तो यही चीजें हुई जो कि मेरे अंदर इनग्रेन हुई धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से ही वैसे एनवायरनमेंट में रहा, तो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा एज मिला अपने जो भी कंटेंडर्स या कॉम्पिटिटर्स हैं, काउंटर पार्ट से, कि मैं थोड़ा सा उनसे न जो हूँ ना, मतलब कि एटलीस्ट पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा बड़ा हुआ था। भले इंग्लिश वाला छोड़ दें, बट जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रांग था कि ठीक है खराब भी होगा ना तो मैं उसको ओवरकम कर, बेसिक क्वालिटीज की ट्यूनिंग हाई है। हाँ, तो यही सब चीजें थी। और अच्छी है लाइफ, अच्छी है, क्योंकि आप नौसेना डिफेंस एकेडमी है, डिफेंस सर्विसेज के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जैसे इनिशियली कहा था कि माय फादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हवलदार, तो कोई बड़े पोस्ट से नहीं रहा था, लेकिन एक जो वे ऑफ लाइफ है ना वो यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं मिलती। अब मैं नहीं गारंटी दे सकता कि जो मेरी बच्ची है, अभी बच्ची हुई है मेरी 2 महीने की है, कि उसको वो लाइफ मिलेगी, वो उतनी वो स्ट्रांग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहां जो है ना वो बोल्डनेस दिला देता है वो डिफेंस। और आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होती है, क्योंकि सर्विसेज काफी मिल जाते हैं ना, पर्क्स काफी हैं डिफेंस के, अच्छे स्कूल्स हैं, सीएचडी है, प्लेग्राउंड है, आप खेलने को नहीं मिलता है यहाँ पे मेरे को, मतलब मैं सोचता हूँ कि वीकेंड पे जाके खेलूंगा, मेरे को वो नहीं मिलता है, लेकिन डिफेंस में तो मतलब जाओ वही खेलो, ऑल सारी फैसिलिटीज हैं। सर इफ गिवन अ चांस कि आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं कि ये लीजिए आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम एसएसबी, you're called for to join academy, और दूसरा है कि सिविल सर्विसेज का लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, so what you would prefer if you are given a chance now? I'll remain loyal to my civil services fraternity now, क्योंकि बट इसलिए मैं सिविल सर्विसेज प्रेफर करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंस सर्विसेज को नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज अभी मैं हूं इसमें, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा। क्योंकि अभी अगर मैं ये सब चीजें सोचने लग जाऊं कि डिफेंस लाइफ अच्छी होती, ये वही बात हो जाती है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना। तो जो डिफेंस वाले रहते हैं उनको लगता है यूपीएससी अच्छी है, यूपीएससी हमारी सैलरी कम होती है, हम प्राइवेट वाले को देख के बोलते हैं यार तू 2 लाखों में कमा रहा है, हम 50-60 हजार कमा रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी है। तो ये रोने वाली आदत हमेशा रहेगी अगर आप कंपेयर करेंगे तो। बट एक चीज मैं कह सकता हूँ कि सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, सिविल सर्विसेज का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्योंकि जो मेरी बचपन रही है, भले ही कम पोस्ट मतलब उतनी अच्छी है, मतलब उतना मतलब क्या ग्रैंड नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही फुलफिलिंग रहा है। तो वे ऑफ लाइफ है, तो वही सारे काइंड के एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको, एंड इट इज वर्थ गोइंग टू डिफेंस सर्विसेज। Yes. So, sir, we are coming to end of this show, and मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय ड्रिल टॉक्स के लिए निकाला, एंड काफी सारी बातें आई, और काफी सारी बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और करनी है, बट टाइम की पॉसिटी होने के कारण और टाइम की कमी होने के कारण I'll end this show. और सर कुछ अगर आप इफ यू वांट टू से फ्यू वर्ड्स फॉर द एस्पिरेंट्स, जस्ट अ क्रिस्प एंड शॉर्ट मोटिवेशन, जो भी आपको लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, यू प्लीज एंड दिस विद दिस नोट, एंड दिस शो विद दिस नोट। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलवेज बी फोकस्ड फॉर योर गोल, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी भी डाउन नहीं होने दे किसी भी सिचुएशन में। थर्डली, ऑलवेज वर्क हार्ड, कभी भी आलसपन अगर आप इस स्टेज पे दिखाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। तो हार्ड वर्क हमेशा करना है, और परसिवरेंस रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन, बाकी तो कवर कर ही दिया है, तो कुछ ऐसा है नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, एंड ऑलवेज बी हम्बल, है ना। क्योंकि आप अगर हम्बल रहेंगे तो आप
फेलियर भी सस्टेन कर पाएंगे और ज्यादा अच्छी मतलब अचीवमेंट कुछ हो जाएगा तो उसमें ओवर जॉयस भी नहीं होंगे। तो आप बैलेंस रहिए, इमोशंस को भी बैलेंस रखिए, तभी आप किसी भी सिचुएशन में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, है ना। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इट इमोशंस, बी इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बी इट एक्टिविटी, सब में बैलेंस रहना चाहिए। Yes. So thank you very much, sir. Thank you very much for joining Drill Talks, and it has been honor of Nausena Defense Academy to host you on this live show. And I hope many candidates must have been motivated by your story, by your talks, and they will definitely do great for this nation. And आगे आके वो जरूर मिलिट्री सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो, उनको जरूर ज्वाइन करेंगे और देश के लिए जरूर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। एंड आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर गोल। जो भी जितने भी हमारे चाह रहे हैं उसके लिए शिद्दत से मेहनत करिए, और अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, दिल से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि कॉन्स्टेंटली बने रहे और लाइव कमेंट्स कर रहे थे। एंड सर, आई कुड नॉट रीड द कमेंट्स फॉर यू, बट दे वर वेरी ग्रेट एंड किसी ने भी कुछ बेइज्जती नहीं करी। थैंकफुल। डर लगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट, थैंक यू, बाय।